सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे साथ सत्यम भाई हैं और सत्यम भाई का प्लेसमेंट हयाती टेक्नोलॉजीज़ में हुआ है। तो आज हम सत्यम भाई से जानेंगे कि इस कंपनी का जब ये रिक्रूटमेंट के लिए कैंपस पे विज़िट करती है तो क्या प्रोसेस रहता है, और एक एक चीज़ हम बारीकी से जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछती है, क्या इंपॉर्टेंट है इस कंपनी में के लिए प्रिपेयर करने के लिए, हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके सत्यम भाई से जानेंगे। तो सत्यम भाई, पहले आप अपने बारे में बताओ। Hello everyone, my name is Satyam Chausia. I am currently final student of Computer Science Engineering branch at Madan Mohan Malvi University of Technology, Gorakhpur. Currently I am placed at Hayati Technologies as a full stack developer. सो सत्यम भाई, आपने बताया कि आप फुल स्टैक डेवलपर के रोल पे इस कंपनी में प्लेस्ड हैं। तो भाई आपका पैकेज क्या है? 8 LPA. ओके भाई, जैसा आपने बताया कि आपका 8 LPA का पैकेज है, तो भाई ये इसका CTC कैसे डिवाइडेड है, इसके बारे में बताओ। इसके CTC में जो हमको बताया गया था HR राउंड में कि जो भी हमें ऑफर मिलता है वो 12 से डिवाइड होकर के टोटली हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, टोटल 12 से डिवाइड होकर के। और हमको बोला गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इंटर्नशिप के लिए ऑफ़र दिया गया कि आप पहले इंटर्नशिप करेंगे और आप 3-4 मंथ के बाद आपको ऑफ़र लेटर फुल टाइम का दे दिया जाएगा। तो हम लोगों को नवंबर दिसंबर में फुल टाइम का ऑफ़र मिल चुका है और हम लोग करंटली अभी इंटर्नशिप एज ए वर्क कर रहे हैं। और क्योंकि ये कंपनी गोरखपुर बेस्ड है तो 15 के इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाता है एज ए स्टाइपेंड, और थोड़ा कन्वीनियंट रहता है गोरखपुर रहने में, इसलिए 15 के इज सफिशिएंट फॉर डैट। तो भाई इस कंपनी की प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं, तो आप एक बार बता दो कि कितने राउंड्स होते हैं और वो राउंड्स क्या क्या होते हैं। इसमें लगभग टोटल 4 राउंड हुए थे। फर्स्ट राउंड रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग, उसके बाद असाइनमेंट, आफ्टर दैट टेक्निकल इंटरव्यू, आफ्टर दैट HR एंड आफ्टर दैट ऑफर। सो भाई जो पहला राउंड है रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट, इसके बारे में एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर दो। बेसिकली सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया था सारे फाइनल ईयर से, ऑल अबाउट ऑल द ब्रांचेस, बट रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट करते वक्त CSIT और शायद EC ओनली 50 रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हुए थे, और जिसमें से सबको असाइनमेंट प्रोसेस के लिए गुजरना पड़ा उसके बाद। ओके भाई, तो भाई मुझे एक और क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहा है कि रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट में इतने कम स्टूडेंट्स क्यों हुए, और क्या कारण लगता है कि तुम्हारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ है? जब रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हुआ तो उम्मीद थी काफ़ी लोग उसमें जाएंगे, बहुत कम लोग निकलेंगे, लेकिन उन्होंने काफ़ी अबाउट 300 एप्लीकेशन में से 50 और शॉर्ट लिस्ट किया था। और शॉर्ट लिस्ट जो हुए थे उनके मेनली अगर देखे जाएँ तो उनके गिटहब प्रोफाइल्स और कोडिंग के ही देखे गए थे कि उन्होंने कितना डेवलपमेंट में काम किया है, क्योंकि कंपनी डेवलपमेंट बेसिस पे आई थी। तो जिन्होंने गिटहब प्रोफाइल अच्छा बना रखा था, कुछ प्रोजेक्ट बना रखे थे, उन्हीं के रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। तो मेनली इसमें CSIT ही ज़्यादा आ गया था। तो मुझे लगता है यहाँ पे कि सारे डाउट्स जो रेज्यूमे से रिलेटेड होंगे यहाँ पे आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ कि अगले राउंड में क्या प्रोसेस हुआ और क्या क्या चीज़ें पूछी गई। नेक्स्ट राउंड में हमें असाइनमेंट दिया गया था, फुल स्टैक टास्क था, क्योंकि वेब डेवलपमेंट की कंपनी आई थी। तो बेसिकली इसमें सारे लोग 50 लोग को सेम टास्क दिया गया था, एक पोकेमोन अडॉप्शन करके फुल स्टैक प्रोजेक्ट था, जिसमें उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट मेंशन किए थे कि ये हमें फीचर्स चाहिए इस फुल स्टैक में। और एक एक्स्ट्रा फीचर बोला गया था, एक ऑटो हेल्थ डिकेज करके था, जिसको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो बोनस क्वेश्चन था। और इस असाइनमेंट को करने के लिए 5 दिन दिए गए थे इनिशियली, बट एट द लास्ट टाइम उन्हें फिर एक्सटेंड कर दिया था, 5 दिन और एक्सटेंड कर दिया था। लेकिन मैंने सबमिट 5 दिन के पहले ही कर दिया था, तो मतलब 5 दिन फर्स्ट टाइम दिया गया था उसी में सबमिट कर दिया था। तो इस टास्क में जिन्होंने भी जो टास्क बनाया था, कुछ लोगों ने फ्रंट एंड बनाया मेनली, कुछ लोगों ने पूरा बनाया, सब में सबमिट किया। और सबमिट करने के बाद फिर कुछ दिन बाद रिजल्ट आया था इसमें। और फुल स्टैक टास्क में काफ़ी मतलब मिड लेवल का टास्क था, इतना सिंपल भी नहीं था, उतना टफ भी नहीं था, लेकिन हाँ जिनको आता होगा पूरा खुद से करना वही कर पाएंगे, कॉपी पेस्ट शायद ना हो पाए, क्योंकि ये गिटहब पे कहीं और मिलना भी थोड़ा मुश्किल था। ओके भाई, तो भाई मुझे लगता है यहाँ पे सेकेंड राउंड से रिलेटेड जो असाइनमेंट राउंड था उससे रिलेटेड सारे डाउट्स सबके क्लियर हो चुके होंगे। तो अब थर्ड राउंड के बारे में हम जानते हैं। तो भाई थर्ड राउंड क्या था, उसके क्या प्रोसेस था, वो सारे बताओ। बेसिकली जब सेकेंड राउंड हमारा कंप्लीट हुआ तो आउट ऑफ 50 स्टूडेंट अबाउट 40+ लोग सबमिट किए थे, तो उसमें फिर ओनली 5 स्टूडेंट गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द थर्ड राउंड विच इज टेक्निकल इंटरव्यू। तो थर्ड राउंड में हम 5 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए, हम 5 लोगों को ऑफिस बुलाया गया था और वहाँ पर हमारे से पूरा कोड एक्सप्लेन करवाया गया जो हमने बनाया, एक एक स्टेप और क्यों यूज किया, क्या यूज किया, एक एक चीज़ पूछी गई थी। बेसिकली रिएक्ट और नोड.js में
रिएक्ट में कोई चीज़ यूज किया, सारे हुक्स हो गए, जैसे यूज इफेक्ट हो गए, यूज स्टेट हो गए और कॉन्टेक्स्ट एपीआई हो गए, जो भी चीज़ें यूज की गई है, फोल्डर स्ट्रक्चर कोड और कमेंट कोड जो किया गया है, सारी चीज़ें एक वन बाय वन पूछी गई, एक्सप्लेन कराई गई और उसके बाद हमें टास्क दिया गया कि ये कुछ चेंजेस हैं जो आपको करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा टास्क भी दिए गए। उसमें प्रोसेस 2-3 घंटे का चला था इसमें कंप्लीट। ओके भाई, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो थर्ड राउंड से रिलेटेड सबके डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। अब हम जानते हैं कि जो फाइनल इंटरव्यू है वो कैसे हुआ और उसमें क्या क्या पूछा गया था, तो भाई उसके बारे में बताओ। अब थर्ड राउंड होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद 5 लोगों में से फिर ओनली 3 लोगों को बुलाया गया था फाइनल एचआर राउंड के लिए। अब इस एचआर राउंड में हमें पहले कुछ एचआर क्वेश्चन पूछे गए, बेसिक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और अपने कॉलेज में क्या किया, इंटर्नशिप जो प्रीवियस मैंने कर रखा था उसके बारे में पूछा गया कि आपने प्रीवियस इंटर्नशिप में कैसा परफॉर्म किया था, क्या किया था। तो उसमें मैंने बताया था अपनी इंटर्नशिप के बारे में, कोडिंग इंजन जो मैंने किया था। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन कॉलेज रिलेटेड पूछे गए कि आपके कॉलेज में क्या कैसे चल रहा है, फेस्ट होते हैं, आपने टीम मैनेजमेंट किया है, अपनी पार्टिसिपेट किया इवेंट में, ये सब क्वेश्चन पूछे गए। और कुछ और क्वेश्चन पूछे गए कि आपको ऑफर किया जाए कहीं और से तो क्या करेंगे। मतलब बेसिकली 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछे गए सिचुएशन पे बेस्ड थे। और उसके बाद लास्ट में हमें बोला गया कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। और इसके बाद हमारे पास एक और छोटा सा राउंड था जो कंफर्मेशन के लिए हुआ था। ओके भाई, जैसा आपने बताया कि आपके इंटर्नशिप पे बहुत फोकस किया गया था, तो यार इंटर्नशिप कितना इम्पॉर्टेंट है जब हम कंपनीज़ में अप्लाई करते हैं ऑन कैंपस, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। जैसे ये कंपनी आई थी तो इनको ऐसे लोग चाहिए थे जो काफ़ी चीज़ें जानते हों, ताकि आकर के इनसे जब इंटर्नशिप करवाया जाए तो वहाँ काम कर सकें, सिखाना ज़्यादा ना पड़े। तो इसलिए बेसिकली जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे, मैं अमन, इसमें बेसिकली देखा गया था इंटर्नशिप कर चुके हैं पहले से, तो एक चीज़ों को जानते हैं। हमसे उसी रिलेटेड पूछा भी गया था, अपनी इंटर्नशिप कर चुके हैं तो आपने क्या किया, इसलिए पूछा भी गया था। और उनका एक्सपेक्टेशन भी यही था कि हम आके यहाँ पर काम करना शुरू करें और बेसिक चीज़ें हमको आती हों पहले से। तो भाई जो तुमने इंटर्नशिप किया था, क्या वो इसी से रिलेटेड था या कुछ डिफरेंट था, इसके बारे में थोड़ा बताना। इंटर्नशिप टोटली वेब डेवलपमेंट का कोडिंग इंजन में लगभग अबाउट 7 to 8 मंथ एज ए टीचिंग असिस्टेंट काम किया था। तो मुझे मालूम था फ्रंट एंड बैक एंड में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे कोड लिखना होता है, क्या कोड क्वालिटी होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी चीज़ें मुझे पता आती हैं। तो वो मुझे हेल्प कर रही थी इसमें एक्सप्लेन करने या बताने में, जो जेन्युइन लग रहा था उन लोगों को, तो इसलिए काफ़ी बेनिफिट मिला मुझे। ओके भाई, तो भाई एक और चीज़ जो सबके दिमाग में चलती है कि भाई जो ये टोटल प्रोसेस है, अगर मान लो कोई अभी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है और उसे कोडिंग स्टार्ट करना है, तो और इन कंपनीज़ में अप्लाई करना चाहता है, तो वो कैसे स्टार्ट करे, क्या उसे पढ़ लेना चाहिए, इसके बारे में ज़रा बताना। अगर कोई फर्स्ट ईयर का बंदा है तो पहले तो वो समझे चीज़ों को कि क्या करना है उसे। तो फिर बेसिकली किसी भी कंप्यूटर साइंस में कोई फील्ड जानी हो तो आपको लॉजिक आपको आना चाहिए, और लॉजिक के लिए आपको चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि हमें कोड लिखना है लैंग्वेज के यूज करके। तो हम सबसे पहले बेसिक लैंग्वेज कोई C++, जावा, जो भी आप अडॉप्ट करते हैं, आपको एक लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में आपका अप्रोच होना चाहिए कि आप एक लैंग्वेज और बेसिक डेवलपमेंट में HTML CSS आप जान लें, और जितना अधिक जान सकती बात, लेकिन जितना आप जानें आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आप छोड़ करके आगे बढ़ जाएं फिर बाद में आप वापस ना आएँ। तो आपको आगे बढ़ना है, कुछ चीज़ आपको नहीं आती हैं आप छोड़ के आगे बढ़िए, बट आफ्टर दैट 1 month 2 month आपको फिर से इसको रिवाइज करना है। तो एक बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए फर्स्ट ईयर में आपका। और अगर आप आगे बढ़ते हैं सेकंड ईयर में तो आपको DSA तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर छोटी कंपनी की तैयारी कर नहीं रहे हैं तो यहाँ पर आप अगर 8-9 LP पा भी जाते हैं तो आपको आगे फ्यूचर में बढ़ना रहेगा। तो DSA और वेब डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए, कोई भी कंपनी हो आपसे वो डेवलपमेंट पूछेगी आपने क्या बनाया है। DSA तो एक हो गया लॉजिकल वर्ड, लेकिन आपने क्या बनाया आपने 3 साल 4 साल में, इसलिए आपको एक कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए, चाहे एंड्रॉयड, ML, AI, iOS, कोई एक प्रोजेक्ट होना चाहिए स्टैक में। तो भाई एक यहाँ पे मुझे लगता है इससे रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो भाई एक और क्वेश्चन जो नॉर्मली सबका होता है कि भाई CP कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में ज़रा बताना। जब मैं इंटरव्यू राउंड में गया था तो वहाँ के CTO ने मुझसे एक क्वेश्चन दिया था, बोला एक क्वेश्चन कोड करो, कोडिंग करने के लिए मैं दिया था मुझे। अब वो क्वेश्चन बोला उन्होंने जावास्क्रिप्ट में कोड करो। अब जावास्क्रिप्ट मुझे आती तो थी, बट उस लेवल पे जो उन्होंने क्वेश्चन दिया था वो नहीं आती। मैंने बोला उनसे कि मैं C+ में कर दूंगा, उन्होंने मुझे टाइम दिया, मैंने कर दिया C++ में। तो बेसिकली क्वेश्चन यही था कि मुझे तो क्वेश्चन आते थे, मगर डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट में मुझे क्वेश्चन नहीं आते थे। जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन में फ्रेमवर्क नहीं जानता था कैसे यूज करते हैं उसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर, तो मैं C++ यूज किया, उसको सॉल्व किया। इसका मतलब ये था वो देखना चाहते थे प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके पास है या नहीं, तो इसके लिए उन्होंने मुझे एक टास्क दिया था कि ये क्वेश्चन सॉल्व करो।
तो बेसिकली कह सकता हूँ कि डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएसए अगर आपको आती है तो आप बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हैंडल करना आप जानते हो। आप बड़े कोड को देख के घबराओगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि बड़ा कोड भले है, लेकिन लॉजिक अगर पकड़ लिया, एक बार अंडरस्टैंड कर लिया कैसे वर्किंग हो रही है, तो आप कर लोगे फिर हैंडल। इसलिए डीएसए इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। ओके भाई, तो भाई एक और क्वेश्चन जो है कि भाई कहाँ से प्रैक्टिस करें डीएसए के क्वेश्चंस, और कौन कौन से वेबसाइट मेनली हमें प्रैक्टिस करने चाहिए। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लीड कोड लगाएं, हैकर रैंक करें, हैकर अर्थ करें, या फिर और भी बहुत फेमस वेबसाइट्स हैं उस पर जाएँ, तो उसके बारे में बताओ। देखो, इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई फर्स्ट ईयर में आता है तो उसको कुछ नहीं मालूम होता है। काफ़ी लोग कुछ लोग को मालूम होता है 12th या फिर 10th में उन लोग को प्रोग्राम लैंग्वेज पढ़े होते हैं, लेकिन बेसिकली उन्हें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होता है। तो सबसे पहले उन्हें काम करना चाहिए कि हमें एक लैंग्वेज पकड़नी है और उसे पढ़नी है। और जो प्रैक्टिस की बात रही, तो इनिशियली आपको ऐसे प्लेटफॉर्म पकड़ने हैं जो काफ़ी ईजी क्वेश्चन प्रोवाइड करते हो। आप कभी भी कोड फोर्सेस, लीड कोड या कोड से डायरेक्टली कई बार जंप कीजिए, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन स्टैंडर्ड होते हैं थोड़े। आप जब तक नॉलेज ग्रैब नहीं कर रखते हैं, आप लॉजिक नहीं बना सकते हैं। आपको सीपी की तरफ नहीं जाना है। आपको बेसिक एक लैंग्वेज, उसमें कम से कम 200-150 क्वेश्चन कर लेने बेसिक। उसके बाद आप सीपी की तरफ धीरे मूव कर सकते हैं। कोड ट्रिप हो गया, हैकर रैंक हो गया, इनमें मूव कर सकते हैं। आप लीड कोड या फिर कोड फोर्सेस, तो इनका सोचिए, सुनिए, आप कोई बोलता है तो आप कम से कम 6 मंथ अगर फर्स्ट ईयर तक ना इसको ग्रैब करें। हाँ, तब अगर फर्स्ट ईयर में आप ऐसा है कि आप क्वेश्चन सारे लगा लेते हैं, आपको लैंग्वेज कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप डेफिनेटली आपको मूव करना चाहिए लीड कोड और कोड फोर्सेस की तरफ, क्योंकि वहाँ पर आप जाकर समझेंगे कि थोड़ा प्रॉब्लम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम हट करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सीपी इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड प्रॉब्लम से हट करके कैसे सॉल्व करते हैं, यही है क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे यहाँ इस पॉइंट पे लगता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। जो भी कोडिंग क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड, या फिर कंपनी में क्या पूछा जाता है, क्या स्टैंडर्ड रहता है, हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए, ये सारे डाउट्स मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो चुके होंगे। आखिरी क्वेश्चन पे है, बढ़ते हैं कि भाई मैं पूछूंगा आपसे कि आप क्या मैसेज दोगे सबको जो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है और थर्ड ईयर में है। मैसेज ये रहा कि यार मैंने जब देखा चीज़ों को, लोग शुरू तो करते हैं मगर बीच में छोड़ देते हैं। काफ़ी लोग मैंने देखा शुरू में काफ़ी उनके पास कंसिस्टेंसी मेंटेन किया फर्स्ट ईयर में, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने डिप्रेशन की वजह से कि चीज़ें उनसे नहीं हो रही हैं तो छोड़ दिया। और काफ़ी लोग ऐसे मैंने देखा जो नहीं छोड़े। तो जो नहीं छोड़ता, कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आपको चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि किसी को एक दिन में नहीं आती। तो मेन चीज़ आपका ये रहेगा मैसेज मेरा कि आपको रेगुलरिटी ट्राई करना है, रेगुलर ट्राई करना है, कीप ट्राइंग, छोड़ना नहीं है। अगर नहीं छोड़ोगे, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप कर लो क्वेश्चन, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया था। बीच में एक फेज में आके ऐसा लगता है फर्स्ट ईयर के बाद कि छोड़ दो चीज़ों को, क्योंकि चीज़ें क्वेश्चन बनते नहीं हैं अपने आप से। जब क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। आप 2 घंटे लेके बैठे हो, 3 घंटे लेके बैठे हो, क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं आपसे, तो आपको ट्राई करते रहना है। नेक्स्ट डे देखना है, नहीं आता है 1 मंथ बाद फिर से क्वेश्चन ट्राई करना है। ट्राई करते रहना, छोड़ना नहीं है। और आप जैसा टारगेट कर रहे हो, अगर आप MLAI में जाना चाहते हो तो आप उस पर फोकस करना है। DSA तो करना ही है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव करनी है, लेकिन उसके साथ साथ कोई एक डेवलपमेंट में आपको जाना है। MLAI, iOS वेब डेवलपमेंट में आपको उसको थोड़ा थोड़ा धीरे सीखना करना है। आपको रोज़ पर डे आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। रोज़ाना आपको सॉल्व करने प्रॉब्लम, रोज़ाना आपको डेवलपमेंट करने हैं। और जब आप एक लेवल पहुंच जाते हैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, एक लेवल में आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं इतना कर चुका हूं, अब आगे मुझे क्या करना है, क्योंकि आपको मालूम है आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, किस फेज से पहुँचे हैं। तो आपको आगे चीज़ दिखती हैं, लेकिन हाँ, वहाँ पर आपको आप इंटर्नशिप के लिए और चीज़ के लिए ट्राई करना है कि कैसे कोई इंटर्नशिप मिल जाए। आपको कोई इंटर्नशिप मिलती है, बस एक बात ध्यान रखना है, किसी भी ऐसे इंटर्नशिप में ना जाएं जहाँ आपको लगता है कि जाने का टाइम बर्बाद होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल कोई आपको कहा कि ऑफलाइन आ जाइए, अब 5,000 रुपये हमको 10 रुपये देंगे, तो आप वहाँ ना जाएँ, क्योंकि आपको वहाँ जाने खाने में जो लग जाएगा ना, आप वहाँ कुछ ग्रैब नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऑनलाइन को मिल जाए तो वो कर लीजिए, सेकंड ईयर में ऑनलाइन को मिल जाए कर लीजिए। 1-2 मंथ करेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ पर क्या आपको बेनिफिट मिला, आपने क्या सीखा। आप कहीं और इंटर्नशिप में जाएंगे तो बेनिफिट करेगा। तो बेसिकली आपको ये भी ध्यान रखना है कहीं आप फंसे ना, इसके भी ध्यान रखना है। तो मैसेज यही है कि कीप ट्राइंग, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, छोड़ना नहीं है, करते रहना है। तो भाई मुझे यहाँ लगता है कि आपके सारे डाउट्स सारे क्लियर हो चुके होंगे। तो यहाँ पे हम इंटरव्यू सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच सत्यम भाई, आप आए और हमारे सेशन को ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच।